वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे यानी सेकंड पार्ट के बारे में, वर्क परमिट यानी लिस्ट मेथड टू रिकॉग्नाइज एंड कंट्रोल हैज़ार्ड, यानी कंट्रोल रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रोल हैज़ार्ड, यानी हैज़ार्ड को रिकॉग्नाइज करने का तरीका और इसी तरह से उसको कंट्रोल करने का तरीका। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हमको उसको रिकॉग्नाइज करना है, क्या तरीके हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं और हमको हैज़ार्ड को कैसे कंट्रोल करना है। तो भाइयों और दोस्तों, हियर इज़ रिटन दैट, ये लिखा हुआ है कि हैज़ार्ड्स आर एवरीवेयर, हैज़ार्ड एवरीवेयर, हर जगह होता है। दे कॉज इंसिडेंट्स बिकॉज वी फेल, ये इंसिडेंट की वजह क्या होते हैं, वजह होते हैं क्योंकि हम फेल हो जाते हैं उसको कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से इंसिडेंट होता है। और अरामको में तकरीबन हर जगह इंसिडेंट के ख़तरात होते हैं और जिसकी वजह से हमको ये तरीके अपनाया जाता है। इन दिस पार्ट यू विल लर्न अबाउट, इस पार्ट में आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। एक तो कैटेगरीज हाफ हैज़ार्ड, हैज़ार्ड की कितनी कैटेगरी हैं, कितनी किस्में हैं, और दूसरा बताया जाएगा कि रिकॉग्नाइजिंग हैज़ार्ड्स, हैज़ार्ड को पहचानना, यानी कैसे आपको पहचानना, कैसे आप पता लगा सकते हो कि हैज़ार्ड कहाँ पे है। कंट्रोलिंग हैज़ार्ड्स, हैज़ार्ड को कंट्रोल करना, कि कैसे आप जान सकते हो कि हैज़ार्ड को कंट्रोल किया जाए और किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए, या कंट्रोल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको या रिड्यूस किया जाए। तो द पर्पज़ ऑफ हैज़ार्ड रिकग्निशन बताया जा रहा है। हैज़ार्ड रिकग्निशन का पर्पज़, मकसद क्या है हैज़ार्ड को पहचानने का। हैज़ार्ड को पहचानने का मकसद बता रहे हैं कि इज़ इट द पर्पज़ ऑफ हैज़ार्ड रिकग्निशन इज़ टू फाइंड हैज़ार्ड, हैज़ार्ड को पाना यानी पता लगाना, एंड पुट इन प्लेस कंट्रोल्स एंड प्रिकॉशंस टू एलिमिनेट, और उसको यानी कंट्रोल और उसको ऐसी जगह में रखना कि कंट्रोल हो जाए जहाँ पर, और प्रिकॉशंस, और ऐसे प्रिकॉशंस यानी ऐसे उसको तरीके अपनाना कि एलिमिनेट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, या तो सिरे से ख़त्म कर दिया जाए उस हैज़ार्ड को, आर रिड्यूस द हैज़ार्ड्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बिफोर दे कैन कॉज एन इंसिडेंट, या उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल, इस हद तक कम कर दिया जाए कि वो इंसिडेंट को रोक सकें। तो हैज़ार्ड का पर्पज़ क्या निकला? हैज़ार्ड का पर्पज़ यह है कि हैज़ार्ड को इसलिए पता लगाया जाता है ताकि उसको अगर मुमकिन हो सके तो सिरे से ख़त्म कर दिया जाए, और अगर मुमकिन ना हो सके सिरे से ख़त्म करना तो उसको इस हद तक, इस लेवल की हद तक उसको यानी कम कर दिया जाए कि अगर कोई इंसिडेंट हो भी तो उससे आपको नुकसान ना पहुँचे। ये है हैज़ार्ड को पता लगाने का मकसद, हैज़ार्ड रिकग्निशन पर्पज़ यही है। तो और सऊदी अरामको में जो बिग कॉमन कॉज होते हैं, 6 वजहें हैं जो सऊदी अरामको में हैज़ार्ड होने की, उसकी 6 वजहें हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और ये एग्ज़ाम में आता है। अगर इसका सवाल है, क्वेश्चन बनाया जाए तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द 6 बिग कॉमन कॉज ऑफ इंसिडेंट्स इन सऊदी अरामको, कि सऊदी अरामको में कौन सी बड़ी 6 वजूहात हैं जिसकी वजह से सऊदी अरामको के फैसिलिटीज़ में या फील्ड में या गैस ऑयल पाइप में कहीं भी सऊदी अरामको के प्रोजेक्ट में किसकी वजह से इंसिडेंट होता है। व्हाट इज़ द 6 बिग कॉमन कॉज ऑफ इंसिडेंट्स इन सऊदी अरामको, सऊदी अरामको में इंसिडेंट्स, आमतौर से इंसिडेंट होने की 6 वजूहात क्या हैं। वो 6 वजूहात ये हैं। नंबर 1, फेलर टू फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी रूल्स और प्रोसीजर जो सऊदी अरामको ने बनाया है उसको फॉलो करने में, उसको अपनाने में फेल हो जाना, उसको नहीं अपनाना। और दूसरा है रीज़न, हैज़ार्ड नॉट रिकॉग्नाइज्ड और कंट्रोल्ड, हैज़ार्ड को पहचाना नहीं गया है, और अगर पहचान लिया गया है तो उसको कंट्रोल करने के तरीके जो अपनाते हैं वो तरीके अपनाए नहीं गए हैं। तो इसलिए कह रहा है कि हैज़ार्ड्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड और कंट्रोल, कि हैज़ार्ड को पता ही भी नहीं लगाया गया है, या पता लगाया गया है तो उसको कंट्रोल नहीं किया गया है। और तीसरा वजह क्या है, इक्विपमेंट इज़ नॉट प्रॉपरली आइसोलेटेड, इक्विपमेंट जो है उसको जैसे आप रिपेयर करना चाहते हैं या पावर्ड ऑफ और डीप्रेशराइज्ड, यानी इक्विपमेंट को आपने सही तरीके से आइसोलेट नहीं किया। जैसे इक्विपमेंट जो है इलेक्ट्रिक से लगा हुआ था, आपने उसका तार निकाला नहीं है या उसको अलग नहीं किया है, या इसी तरह से कोई इक्विपमेंट था और वो कनेक्टेड था यानी गैस पाइपलाइन से, आपने उसको सही तरीके से अलग नहीं किया है, या इसी तरह पावर्ड ऑफ, या उसको क्लोज़ नहीं किया, बंद नहीं किया है, या डीप्रेशराइज, अगर प्रेशर वाली मशीन है
तो जैसे किसी चीज़ में प्रेशर है तो उसको आपने यानी प्रेशर को कम नहीं किया या ख़त्म नहीं किया, प्रेशर डीप्रेशराइज नहीं किया है, तो इसकी वजह से भी होता है। गैस टेस्टिंग नॉट परफॉर्म्ड आर मोनिटर्ड। और इसी तरह से आप किसी कन्फाइंड स्पेस में आप काम करने जा रहे हैं या किसी वेल में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर गैस टेस्टिंग नहीं की गई हो या उसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई हो, वहाँ पर गैस है कि नहीं गए है, तो इसकी वजह से भी होता है यानी इंसिडेंट। नो इफेक्टिव जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। और पांचवी चीज़ क्या है? नो इफेक्टिव जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, यानी जॉइंट साइट इंस्पेक्शन जो किया जाता है, जैसे रिसीवर और इसी तरह से इशूअर है, ये दोनों मिलके जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करते हैं, यानी साइट पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं साथों साथ कि क्या चीज़ हैज़र्डस है और क्या नुकसानदेह वाली चीज़ है और कैसे इसको रोका जाए इस नुकसान को होने से। तो ये दोनों अब वहाँ पर इशूअर और रिसीवर दोनों गए ही नहीं हैं, यानी उन्होंने साइट पे गया ही नहीं है और ऐसे ही यानी इशू कर दिया है वर्क परमिट। तो ये वजह भी होता है कि आप वहाँ गए ही नहीं और ऐसे ही वर्क परमिट को साइन कर दिया या इशू कर दिया, तो इसीलिए कहा गया है नो इफेक्टिव जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। या जॉइंट साइट इंस्पेक्शन यानी दोनों साथ में गए हों लेकिन किए हों लेकिन बस ऐसे ही टिकआउट कर दिए गए हों और सही से उन चीज़ों को देखा नहीं गया, सही से उन चीज़ों को परखा नहीं गया है। और छठी चीज़ क्या है? इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स व्हेन कंडीशंस चेंज। यानी जब कंडीशन चेंज हो जाए, यानी जैसे कि पहले जब कन्फाइंड स्पेस में गए हों या प्लांट में गए हों तो बारिश नहीं हो रही थी या वहाँ पर गैस वगैरह नहीं था, लेकिन अब अचानक यानी गैस आ गया या इसी तरह से बारिश होने लगी या इसी तरह से तूफान आ गया। अब उसके हालत में जब कोई कॉल करे यानी सिक्योरिटी को बुलाए या और किसी चीज़ को बुलाए तो कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिलना, अब जिसकी वजह से वहाँ पर आदमी फंस जाते हैं और इंसिडेंट हो जाता है। तो ये 6 कॉमन वजूहात हैं, 6 कॉमन वजह हैं जिसकी वजह से सऊदी अरामको में इंसिडेंट्स होते हैं। और अब इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। कैसे बचना है वो आगे बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है क्या कि कैटेगरीज ऑफ हैज़र्ड, हैज़र्ड की कितनी कैटेगरी हैं, किस किस तरह की हैज़र्ड होते हैं। तो एक तो होता है सेफ्टी हैज़र्ड और एक होता है हेल्थ हैज़र्ड। सेफ्टी हैज़र्ड किसे कहते हैं? सेफ्टी हैज़र्ड कहा जाता है कि एनीथिंग दैट कैन कॉज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर सेफ्टी, कि कोई भी चीज़ जो आपकी सेफ्टी पर नुकसान पहुंचाए, यानी जैसे कि आप सेफ नहीं हो कि कोई भी यानी इलेक्ट्रिकल चीज़ है या कोई भी मशीनरी है, अब आप उसको वहाँ पर सेफ्टी नहीं अपनाए हो तो आपके सेफ्टी पर नुकसान पहुँचाएगा। और दूसरी चीज़ है हेल्थ हैज़र्ड। हेल्थ हैज़र्ड के बारे में हम आगे बताएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि सेफ्टी हैज़र्ड किसी की सम एग्जांपल दिए जा रहे हैं, कुछ मिसालें बयान की जा रही हैं सेफ्टी हैज़र्ड से रिलेटेड। तो सेफ्टी हैज़र्ड से रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, इसलिए इस पर भी आप ध्यान दें। सेफ्टी हैज़र्ड जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल का मतलब है जैसे यानी बिजली से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, यानी पावर लाइन, जैसे कि पावर लाइन हो गया जहाँ पर पावर लाइन सप्लाई होता है, या ट्रांसफार्मर हो गया, ये इलेक्ट्रिकल में आते हैं। स्टैटिक चार्जेस और इस तरह स्टैटिक चार्जेस है, जैसे कोई चीज़ मशीन चल रही है लेकिन आपने उसकी सही तरह से उसको बांधा नहीं है तो उससे रगड़ से जो चार्ज होती है स्टैटिक चार्जेस उसको बोलते हैं। लाइटिंग हो गया, या इसी तरह से लाइटिंग है। एनर्जाइज इक्विपमेंट, या इसी तरह से एनर्जाइज इक्विपमेंट है, जैसे आप कोई एनर्जी वगैरह जिससे यानी होती है। और वायरिंग एंड बैटरीज़, या वायरिंग वगैरह बैटरीज़ वगैरह, तो ये सब इलेक्ट्रिकल होती हैं। और ग्रेविटी किसे कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं कि यानी उसका मतलब है कशिश, यानी किसी चीज़ को खींचना। जैसे ज़मीन में ग्रेविटी होती है तो हमको ज़मीन पर खींच के रखती है, लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है क्रेन लिफ्टिंग ऑपरेशंस, ग्रेविटी या एक्सकेवेशंस, ये सब जो ज़मीन से रिलेटेड होती हैं क्योंकि ये ज़मीन पर किए जाते हैं। और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो ज़मीन ही पे आता है। इसी तरह कोलैप्सिंग रूप है, रूप का ढहना, रूप गिरता है तो ज़मीन ही पर आता है, यानी क्योंकि ज़मीन में ग्रेविटी है तो वो उस चीज़ को खींचता है, ज़मीन पर आता है। अब आप कहीं काम कर रहे हैं और छत गिर गई तो उसकी वजह से कहाँ आएगी वो ग्रेविटी, यानी ज़मीन ही पर आएगी। यानी ग्रेविटी का मतलब है ज़मीन की कशिश, यानी जो होती है ग्रेविटी इसको बोलते हैं। तो सारी चीज़ें यानी ग्रेविटी से रिलेटेड हैं। एक्सकेवेशंस है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स है, कोलैप्सिंग है, यानी कोलैप्सिंग रूफ का ढह जाना, एंड बॉडी ट्रिपिंग और फॉलिंग, या आप ही चल रहे थे और आप गिर गए, या इसी तरह से फॉलिंग है या गिर जाना। मैकेनिकल का मतलब है, इसी मैकेनिकल का मतलब है यानी मशीनरी चीज़ें जो होती हैं, जैसे रोटेटिंग शाफ्ट, जैसे शाफ्ट का रोटेट करना कोई भी चीज़ हो,
बेल्ट है, जैसे बेल्ट का मूव बेल्ट होता है, अब वो बेल्ट अचानक यानी टूट जाए, फिर उससे आपको आपके लग सकती है। अगर आप कोई चीज़ सेफ्टी नहीं पहने हुए हैं, सेफ चीज़ें, तो आपको उससे चोट लग सकती है। पुलिस वगैरह ये भी निकल जाए तो उससे आपको लग सकती है। सॉ ब्लेड्स है, या इसी तरह से जो सॉ ब्लेड्स आता है जिससे यानी लकड़ी वगैरह काटे जाते हैं, जैसे वो चलता है सॉ ब्लेड्स उसको बोलते हैं। और मोशन है, मोशन का मतलब है हरकत है, जैसे व्हीकल है, व्हीकल वगैरह ये सब हरकत करती हैं। वेसिल है, वेसिल आर इक्विपमेंट मूवमेंट फॉलोइंग वाटर, वाटर का चलना, वाइंड एंड द बॉडी पोजिशनिंग वेयर व्हेन लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग आर बेंडिंग। इसी तरह से प्रेशर है, प्रेशर पाइपिंग, जैसे पाइप में प्रेशर होता है, उससे आपको चोट लग सकती है अगर खुल जाए सडनली। कंप्रेस सिलेंडर है, कंट्रोल लाइंस है, वेसिल्स है, टैंक्स है, होसेज है एंड न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक इक्विपमेंट। तो ये सब के सब चीज़ प्रेशर में आती हैं। तो इसलिए कहा गया कि सेफ्टी हैज़र्ड, ये सेफ्टी हैज़र्ड से रिलेटेड है। सेफ्टी हैज़र्ड में कितनी चीज़ें आती हैं? इलेक्ट्रिकल है, ग्रेविटी है, मैकेनिकल है, मोशन है, प्रेशर, ये 5 चीज़ें हैं जो सेफ्टी हैज़र्ड से रिलेटेड हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे और भी चीज़ें हैं इस तरह से सेफ्टी हैज़र्ड की, और भी कई मिसालें हैं, कई एग्जांपल हैं। जैसे एनर्जी हो गया, इंक्लूड्स न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक प्रेशर, मटेरियल हैंडलिंग, या इसी तरह से आप मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं, चाहे आप मैनुअल उसको कर रहे हो या मैकेनिकल या मशीनरी तौर पर उसको उठाया जा रहा है, इधर से उधर ले जा रहे हैं, यहाँ पे लिफ्टिंग कर रहे हैं। और वॉकिंग सरफेसेज, या इसी तरह से सरफेसेज पे आप वॉकिंग कर रहे हैं, ट्रिप्स हो गया, फॉल्स हो गया, होल्स हो गया, फ्लोर्स हो गया। और इसी तरह से वर्किंग एट हाइट पे काम करना, वहाँ से आप गिर गए, आपने सेफ्टी अपनाया नहीं था, तो कि आपने सेफ्टी जब अपनाया नहीं है तो किसको चोट लगेगी? आप ही को चोट लगेगी। ये सेफ्टी हैज़र्ड है। और हैज़र्डस टॉक्सिक गैसेस, ये इसी तरह से टॉक्सिक गैसेस हैं। फायर फ्लेमेबिलिटी एंड एक्सप्लोजन है। कन्फाइंड स्पेसेस कैन ऑल्सो पोज मेनी हैज़र्ड, और इसी तरह कन्फाइंड स्पेस हो गया, ये सब क्या है? ये सब के सब सेफ्टी हैज़र्ड में आते हैं। अब आगे बताया जा रहा है हेल्थ हैज़र्ड। हेल्थ हैज़र्ड क्या चीज़ है? तो कहते हैं हेल्थ हैज़र्ड इज़ एनीथिंग दैट कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। यानी हेल्थ हैज़र्ड कोई भी चीज़ जो आपके जिस्म पर, आपके हेल्थ पर, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाए। एडवर्स इम्पैक्ट यानी आपके एडवर्स इम्पैक्ट कहते हैं, यानी उल्टा आपके इम्पैक्ट यानी तसादुम होता किसी चीज़ का जो आपके हेल्थ पर वो नुकसान पहुंचाए। इसमें देखिए दोनों तकरीबन दोनों की जो एग्जांपल हैं और दोनों की डिफिनीशन सेम टू सेम है। सिर्फ ओनली फ़र्क क्या है इसमें? एक में है कि सेफ्टी हैज़र्ड इज़ एनीथिंग दैट कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर सेफ्टी। जो यहाँ ओनली डिफरेंस क्या है? योर सेफ्टी, और इसमें जो है ऑन योर हेल्थ है। तो योर सेफ यानी आपके सेफ्टी पर नुकसान पहुँचाए, और इसी तरह इसमें आपके हेल्थ पर नुकसान पहुँचे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्थ हैज़र्ड इन द वर्क प्लेस आर लिस्टेड इन द टेबल। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं हेल्थ हैज़र्ड से रिलेटेड, जैसे बायोलॉजिकल है, केमिकल हो गया, और इसी तरह से रेडिएशन है, नॉइज़ है, टेम्परेचर है। ये 5 मिसालें हैं। अब बायोलॉजिकल क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल जैसे एनिमल है, बैक्टीरिया है, उससे कोई वायरस फैल गया, आपको वायरसेस, इंसेक्ट्स, ब्लड बोर्नी पैथोजीन्स, इम्प्रॉपरली हैंडल्ड फूड, या ख़राब फूड आपने खा लिया तो ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। इसी तरह से केमिकल हो गया, जैसे केमिकल है जो केमिकल रिलीज़ हो गया, गैस हो गया, इसी तरह से मिस्ट हो गया, वेपर हो गया, लिक्विड हो गया यानी पानी, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह वो रिलीज़ हो गया तो आपको नुकसान पहुंचेगा केमिकली तौर पर, उसको केमिकल कहते हैं। रेडिएशन, जैसे रेडिएशन का मतलब है कि बिल्डिंग वगैरह हो रही है और आप उसके करीब में हो तो आपको रेडिएट होगा वो। और इसी तरह जहाँ पर एक्सरे वगैरह किया जाता है तो वहाँ पर भी रेडिएशन होता है, उससे आपको नुकसान पहुँचा सकता है। और इसी तरह से माइक्रोवेव्स है, उसमें भी रेडिएशन होती है, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। नॉइज़ एंड वाइब्रेशन, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? रेडिएशन हो गया या वाइब्रेशन। नॉइज़ एंड वाइब्रेशन ये दोनों के दोनों हेल्थ हैज़र्ड से रिलेटेड हैं। इसलिए अगर एग्ज़ाम में आए कि व्हाट इज़ द यानी हेल्थ हैज़र्ड, यानी या पूछा जाए कि हेल्थ हैज़र्ड इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन, और एक में पूछा जाए नॉइज़, तो आपको टिक लगाना है नॉइज़ एंड वाइब्रेशन पे, यानी ये आपको नुकसान, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन ये हेल्थ हैज़र्ड से रिलेटेड है। या इसी तरह से टेम्परेचर भी उसमें शामिल कर दिया जाता है कि हेल्थ हैज़र्ड इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर। ये तो आपको इस पर टिक लगाना है। नॉइज़ का मतलब है जैसे इक्विपमेंट नॉइज़, कोई इक्विपमेंट है वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, उससे आपको आप बहरे हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंच सकता है। इम्पैक्ट नॉइज़, या कोई भी इम्पैक्ट नॉइज़, जैसे कोई चीज़ धड़ाम से गिरा, उससे भी आपको नुकसान पहुंच सकता है आपके नॉइज़ को, यानी आपके
hearing को, और वाइब्रेशन, हाई प्रेशर रिलीज, एंड द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ एंड कम्युनिकेशन। टेम्परेचर हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। स्पार्क्स है या रेनिंग हो रही है, तो ये इससे किसको नुकसान होगा? आपके हेल्थ को नुकसान होगा। टेम्परेचर से आपको बुखार हो सकती है या आपको लू लग सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि बायोलॉजिकल यानी कि कोई भी वायरस फैल गया, वायरस से किसको नुकसान होगा? आपके हेल्थ को होगा। इसी तरह केमिकल रिलीज़ हो गया, यानी गैस रिलीज़ हो गया, गैस क्या है? केमिकल ही है। तो उससे किसको नुकसान होगा? आपके हेल्थ को होगा। आप निगल लेंगे वो केमिकल, या आपके नाक के थ्रू चला जाएगा, आपके लंग्स में चला जाएगा, तो उससे आपको रेडिएशन, जैसे आप रेडिएशन किससे, उससे भी आपको आपके हेल्थ को नुकसान होगा। नॉइज़ है, नॉइज़ से भी आपके हेल्थ को भी नुकसान होगा। और इसी तरह से टेम्परेचर है, टेम्परेचर से भी आपके हेल्थ को नुकसान होगा। तो इसमें क्या बताया गया कि हेल्थ की कितने, यानी हैज़र्ड की कितनी कैटेगरी? हैज़र्ड की दो कैटेगरी हैं, एक तो है हेल्थ हैज़र्ड और दूसरा है सेफ्टी हैज़र्ड। अब सेफ्टी हैज़र्ड और हेल्थ हैज़र्ड, इन दोनों को भी याद रखना होगा, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है कि रेकग्निशन हैज़र्ड। अब हमने जान लिया कि हैज़र्ड की दो कैटेगरी हैं, एक तो सेफ्टी हैज़र्ड है, एक हेल्थ हैज़र्ड है। अब आगे बताया जा रहा है कि रिकग्निशन हैज़र्ड, हैज़र्ड को पहचाना जाए कैसे? आप हैज़र्ड कि यहाँ पर हैज़र्ड है, इस चीज़ में हैज़र्ड, कैसे आप उसका पता लगाएंगे? वो चीज़ें हमको बताई जा रही हैं आगे। अब इससे सवाल बन सकता है कि हाउ टू रिकग्नाइज द हैज़र्ड, हैज़र्ड को कैसे आप पता लगाओगे, कैसे पहचाना जा सकता है? तो हैज़र्ड को पता लगाने के लिए सऊदी अरामको डिफरेंट तरीके अपनाता है। सऊदी अरामको यूजेज डिफरेंट सेफ्टी प्रोसेसेस टू आइडेंटिफाई हैज़र्ड अर्ली टू अवॉइड इंसिडेंट्स। सऊदी अरामको मुख्तलिफ तरीके अपनाता है इससे पहले कि एक्सीडेंट हो, और उसको कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके अपनाता है। मेन सेफ्टी प्रोसेसेस आर, और मेन सेफ्टी प्रोसेसेस वो क्या हैं जिसको सऊदी अरामको अपनाता है ताकि हैज़र्ड ना हो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस चेकलिस्ट, यानी अगर इसको शॉर्टकट में कहा जाए तो SOC। द सेकंड वन इज़ जॉब सेफ्टी एनालिसिस, JSA। द थर्ड वन इज़ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, JSI। द फोर्थ वन इज़ वर्क परमिट सिस्टम, WPS। और द फिफ्थ इज़ हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट, HAC। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, SOC, JSA, JSI, WPS, HAC। यानी ये 5 चीज़ें हैं जिसको सऊदी अरामको अपनाता है हैज़र्ड को पता लगाने के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द मेथड टू आइडेंटिफाई हैज़र्ड इन द वर्क परमिट प्रोसेसेस। वर्क परमिट प्रोसेस जब आप करते हैं तो उस वक्त हैज़र्ड को पता लगाने का क्या तरीका है? तो उस वक्त हैज़र्ड को पता लगाने का तरीका आप ये लिख सकते हैं, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, JSI। वर्क परमिट सिस्टम फॉर एंड फॉर्म्स, वर्क परमिट यानी WPS, वर्क परमिट सिस्टम, हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट, HAC। ये तीनों आप लिख सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिकग्नाइज है, यानी सेफ्टी प्रोसेसेस, ये एग्ज़ाम में आता है। द मेन सेफ्टी प्रोसेसेस, व्हाट इज़ द मेन सेफ्टी प्रोसेसेस? मेन सेफ्टी प्रोसेसेस, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, वर्क परमिट सिस्टम, हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट। ये 5 चीज़ें हैं, इसको हमें याद रखना होगा। अब फिर आगे डिफिनेशन दिया जा रहा है कि जॉइंट साइट इंस्पेक्शन क्या चीज़ है। जॉइंट साइट इंस्पेक्शन क्या चीज़ है, JSI क्या चीज़ है? यू विल बी एबल टू कंप्लीट वर्क परमिट फॉर्म्स प्रॉपरली ड्यूरिंग द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन फॉर एक्टिविटीज़। यानी आप वर्क परमिट फॉर्म को जो आपको कंप्लीट करना है वो कब आप कंप्लीट करेंगे? ड्यूरिंग, यानी जब आपका जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब उस वक्त आप वर्क परमिट को कंप्लीट कर सकते हैं। वर्क परमिट फॉर्म को, मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो उस वक्त आप कंप्लीट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन हो रही है तो आप उस वक्त वर्क परमिट कंप्लीट किया जा सकता है। और इसी तरह से रिपेयर, कोई रिपेयरिंग वगैरह हो रही है तो आपको वर्क परमिट उस वक्त आप कंप्लीट कर सकते हो वहाँ पर जाके। JSI जब आप करेंगे, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, यानी इशूअर और रिसीवर दोनों मिलके जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करते हैं। और उसी इंस्पेक्शन के दौरान, जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का आप गए हैं वहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उसी इंस्पेक्शन के दौरान आप इस फॉर्म को, वर्क परमिट फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर आगे बताया जा रहा है, वेदर यू आर अ वर्क परमिट इशूअर, चाहे आप वर्क परमिट इशूअर हों, आ डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव या डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जिसको वर्क परमिट इशूअर बना देता है। जैसे वर्क परमिट इशूअर अगर बहुत ज़्यादा बिजी है तो किसी और को अपनी जगह पर इस काम के लिए लगा देता है, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए।
तो इसलिए कह रहे हैं कि वे चाहे आप वर्क परमिट रिसीवर हों, इशूअर हों, या डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव और वर्क परमिट रिसीवर या वर्क परमिट रिसीवर हों, यू विल कंडक्ट आ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। आप जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करेंगे, यानी दोनों जन मिलकर आपको जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करना है। आ जॉब साइट हैज़ार्ड एनालिसिस एंड रिव्यू द वर्क परमिट कंडीशन। जॉब साइट हैज़ार्ड एनालिसिस यानी जॉब साइट पे जो भी हैज़ार्ड है उसकी एनालिसिस करना है, उसका अंदाज़ा लगाना है, एंड रिव्यू द वर्क परमिट कंडीशन, और वर्क परमिट कंडीशन को रिव्यू करना होता है। दिस इज़ द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द वर्क परमिट सिस्टम। और ये वर्क परमिट JSI जो है, ये वर्क परमिट सिस्टम का सबसे मैंडेटरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर ऑल वर्क परमिट, सारे वर्क परमिट के लिए, चाहे वो हॉट वर्क परमिट हो या कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट हो या इसी तरह से यानी या वर्क परमिट सिस्टम हो, कोल्ड वर्क परमिट हो, वो सबके लिए JSI इंपॉर्टेंट होता है। द परमिट इशूअर एंड रिसीवर इंस्पेक्ट द जॉब साइट बिफोर अ परमिट। परमिट इशूअर एंड रिसीवर ये जॉब साइट का इंस्पेक्ट करेंगे बिफोर अ परमिट इज़ इशूड, यानी परमिट के इशू होने से पहले, एंड बिफोर द परमिट इज़ क्लोज्ड, और परमिट के क्लोज करने से पहले, परमिट का इशू होने से पहले इशूअर और रिसीवर जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करेंगे। और फिर परमिट को जब क्लोज करना है तो उससे पहले भी, यानी जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, यानी दोनों जन जाके साइट इंस्पेक्शन करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स इन वर्क परमिट्स मस्ट आइडेंटिफाई, कंट्रोल, एलिमिनेट और मिनिमाइज any hazard before work can begin, and then ensure that the area is safe when the work is complete। अब दोनों जो है जितने भी सेफ वहाँ पर दिस दूज इन्वॉल्व्ड इन वर्क परमिट मस्ट आइडेंटिफाई, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो यानी इसमें इस काम में होते हैं, जैसे इशूअर और रिसीवर, उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और कंट्रोल करना है हैज़र्ड को, और इसी तरह से एलिमिनेट करना है या मिनिमाइज करना है हैज़र्ड को बिफोर वर्क कैन बिगिन, यानी इस वर्क के इस्तेमाल से स्टार्ट होने से पहले। एंड देन इंश्योर दैट द एरिया इज सेफ, और फिर इंश्योर करें कि एरिया ये सेफ है, एरिया इज सेफ व्हेन द वर्क इज़ कंप्लीट। और जब वर्क कंप्लीट हो जाए तो भी फिर जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करना है, ताकि एरिया जो हो सेफ हो। ड्यूरिंग द JSI के दौरान यू मस्ट कंप्लीट द वर्क परमिट। अब देखो कह रहे हैं कि जब JSI करेंगे उसी वक्त, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब आप JSI कर रहे हो, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो उसी दौरान ही आपको वर्क परमिट कंप्लीट करना है। एंड द हैज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट ऑन द बैक, और इसी तरह से वर्क परमिट जो फॉर्म होता है उसके बैक पे HAC हैज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट होता है, उसको भी आपको टिक लगाना है और इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो अगर पूछा जाए कि व्हेन यू विल कंप्लीट द वर्क परमिट और व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द JSI, यानी जो JSI के दरमियान आप क्या करेंगे, या ये वर्क परमिट को कब कंप्लीट किया जाएगा, तो उसका आंसर ये है कि ड्यूरिंग JSI के दरमियान में वर्क परमिट को कंप्लीट किया जाएगा, और इसी तरह HAC को, यानी हैज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट को, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर तवज्जो देना होगा। वर्क परमिट सिस्टम्स एंड फॉर्म्स और हैज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट। अब हैज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट क्या चीज़ है? हैज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट के बारे में बता रहे हैं कि टू इंश्योर ऑल हैज़ार्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड। हैज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट यह है कि इसमें इंश्योर किया जाता है कि सारे हैज़ार्ड जो हैं आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, एंड ऑल प्रिकॉशंस आर इन प्लेस, और सारे प्रिकॉशंस जो हैं, यानी सारे इकदाम, सारे यानी प्रिकॉशंस कहते हैं कि यानी सारे चीज़ें जो है, यानी हैज़ार्ड ना होने के लिए वो चीज़ें अपना ली गई हैं और अपनी जगह पर हैं। यू मस्ट कंप्लीट द हैज़ार्ड एनालिसिस, यानी चेकलिस्ट, हैज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट को उसके बैक फॉर्म पे कंप्लीट करो। और उसमें क्या चीज़ें फिर, यानी ये चीज़ें चेक करनी चाहिए आमतौर से, ऑब्जर्व द वर्क एरिया एंड सराउंडिंग, यानी हैज़ार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट में आपको जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें आपको देखना होगा कि ऑब्जर्व द वर्क एरिया को ऑब्जर्व करो, एंड सराउंडिंग, और इसी तरह सराउंडिंग को। टेक एक्शन टू कंट्रोल एनी हैज़ार्ड दैट मे बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द वर्क, और इसी तरह से एक्शन लेना होगा, आपको इकदाम करना होगा कंट्रोल, हैज़ार्ड को कंट्रोल करने के लिए, जो यानी क्या दैट मे बी क्रिएटेड, जो क्रिएट हो गए हों बिकॉज ऑफ द वर्क एक्टिविटी, वर्क यानी काम करने की वजह से, जैसे कोई हैज़ार्ड क्रिएट हो गया हो, जैसे काम कर रहे थे, अब काम करने के दौरान में कुछ गलत चीज़ें हो गई हैं, यानी कुछ फॉल्ट हो गया है जिससे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना। डिस्कस एक्सपीरियंस, लेसन्स लर्नड व्हेन परफॉर्मिंग द सेम वर्क प्रीवियसली, और इसी तरह से अपने एक्सपीरियंस को और इसी तरह से अपने लेसन को, जैसे कोई इंसिडेंट आपसे हुआ हो तो उसको भी उसमें डिस्कस करना चाहिए जब HAC कंप्लीट कर रहे हों ड्यूरिंग JSI।
ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन के दौरान द इशूअर आर हिज डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिसीवर शुड रिपीट द स्टेप्स ऑफ द हैज़ार्ड एनालिसिस व्हेन एवर दे एनकाउंटर एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। और इसी तरह इशूअर एंड रिसीवर शुड रिपीट द स्टेप्स, सारे स्टेप को उनको फिर से रिपीट करना होगा जो उन्होंने टिक लगाया था कि जैसे यानी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, यानी एनर्जी टाइप क्या है और इसी तरह से ब्लास्टिंग मेथड क्या है, उन सब चीज़ों पर अगर जैसे अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो गई, जैसे ब्लास्टिंग आप कर रहे थे और उसी के बीच में यानी क्या हो गया, और उसी ब्लास्टिंग के दौरान ही में यानी कोई अनएक्सपेक्टेड क्या कहते हैं कंक्रीट हो गया या यानी उसका वो फेल हो गया, क्या नाम है ब्लास्ट हो गया उसका पाइप है, तो उस दौरान में हमको क्या करना चाहिए, फिर से सारी चीज़ों को रिपीट करना चाहिए कि कोई चीज़ कहीं मिस तो नहीं हो गई है और जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, सारे स्टेप्स को द हैज़ार्ड। और उसके बाद में द हैज़ार्ड एनालिसिस शुड रिकॉग्नाइज एंड इवेलुएट द हैज़ार्ड एंड कंट्रोल लिस्टेड इन कंट्रोल लिस्ट। द हैज़ार्ड एनालिसिस शुड रिकॉग्नाइज, और हैज़ार्ड एनालिसिस जो है ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए एंड इवेलुएट, और उसको इवेलुएट करना चाहिए और उसको वर्क परमिट फॉर्म पे हमको टिक आउट करना चाहिए। उसके बाद में कंट्रोलिंग हैज़ार्ड, अब हैज़ार्ड को कंट्रोल करना, तो इस चीज़ में यानी 3 चीज़ें चार चीज़ें बताई गई हैं। द मेन चीज़ यह है कि यानी सब जिस पर हमें ध्यान देना है कि मोस्ट कॉमन कॉज और इन सऊदी अरामको में जो मोस्ट कॉमन कॉज हैं यानी इंसिडेंट होने की वो क्या हैं, वो उस चीज़ पे हमको ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में हमको ध्यान देना चाहिए कैटेगरीज ऑफ हैज़ार्ड की कितनी कैटेगरी हैं, हैज़ार्ड की 2 कैटेगरी हैं, सेफ्टी हैज़ार्ड, हेल्थ हैज़ार्ड, और उसके एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं थोड़े थोड़े। और फिर उसके बाद में हमको इधर फिर हमको आगे ध्यान देना है क्या, यानी हैज़ार्ड को पता लगाना। हैज़ार्ड को पता आप कैसे लगाएंगे, वो 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, और सेफ्टी प्रोसेसेस द मेन सेफ्टी प्रोसेसेस हैं, और इसी के थ्रू हैज़ार्ड का पता लगाया जाता है। फिर हैज़ार्ड को जब आप पता लगा लिए तो अब उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल आप कैसे करेंगे, कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरामको ने यानी 3 तरीके बताए हैं। एक तो इंजीनियरिंग तरीका है, इंजीनियरिंग में कैसे एलिमिनेट, उसको सिरे से ख़त्म कर देना यानी इंजीनियरिंग तरीका अपना के, या आइसोलेशन लोटो, या आइसोलेशन करना, उसको अलग कर देना यानी लोटो अपनाना। और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका, दूसरा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका, या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है रिड्यूस कर देना या रोटेट, उसको कम कर देना, रोटेट क्रियो एंड यूज़ वार्निंग, या इसी तरह से क्रियो को रोटेट करना, इधर से उधर उधर से इधर लोगों को कर देना, और वार्निंग साइंस यूज़ करना, रूल्स पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका क्या है कि रूल और प्रोसीजर को अपनाना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके में आता है। और इसी तरह से पीपीई आरपीई यानी पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और आरपीई रेस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को अपनाना। पीपीई में क्या, जैसे सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, शूज़, शील्ड्स, ये सब पहनना, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप यानी बच सकते हो, हैज़ार्ड को कंट्रोल किया जा सकता है। और स्काबा या साबा सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस, या साबा सेल्फ अप्लाइड ब्रीथिंग एपरेटस, इसको यूज़ करना। जो इन चीज़ों को जो आप यूज़ करेंगे तो हैज़ार्ड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सऊदी अरामको क्या है 3 तरीके अपनाता है, एक तो इंजीनियरिंग तरीका अपनाता है, और इंजीनियरिंग में क्या आता है एलिमिनेट आता है, और आइसोलेशन या लोटो। एलिमिनेट यानी उस चीज़ को सिरे से ख़त्म कर देना, यानी कोई भी हैज़ार्ड है तो उसको ख़त्म कर देना, और आइसोलेशन लोटो या आइसोलेशन यानी लोटो यानी डिप्रेशराइज कर देना या अलग कर देना उसको, मशीन को, जैसे मशीन पाइपलाइन से बंधा हुआ है तो पाइपलाइन को सेपरेट कर देना और इसको सेपरेट कर देना। और तीसरा तरीका है कि आरपीई और पीपीई पहन के आप उसको बच सकते हो हैज़ार्ड से, और हैज़ार्ड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं हैज़ार्ड को कंट्रोल करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाए। कि यानी व्हाट इज़ सवाल बन सकता है कि सऊदी अरामको यूजेज हाउ मैनी मेथड्स टू कंट्रोल द हैज़ार्ड, यानी सऊदी अरामको कितने तरीके अपनाता है हैज़ार्ड को कंट्रोल करने के लिए। तो आप लिखेंगे कि इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पीपी, ये 3 तरीके अपनाता है। और अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर हैं जिन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी ये भी एग्ज़ाम ही से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में आते हैं। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग हैज़ार्ड कंट्रोल मेथड विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस।
यानी जैसा कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग, अब आपको याद करना है कि ये चीज़ें याद कर लेनी कि सऊदी अरामको जो इंजीनियरिंग तरीका अपनाता है उससे कितनी चीज़ें रिलेटेड हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ है, इंजीनियरिंग तरीका अपनाता है तो या तो एलिमिनेट कर देता है या आइसोलेशन और लोटो, ये दो तरीका अपनाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके में आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके में रिड्यूस, रोटेट, क्रू एंड वार्निंग्स, रूल्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, ये दो तरीका आता है। तो आपको इसको मैच करना है। अगर आप इसको याद किए रहेंगे तो आप यहाँ इजीली आसानी से मैच कर सकते हैं। पीपीईआरपी में क्या आता है, जैसे स्काबा है या साबा है या हैंड ग्लव्स है या इसी तरह से सेफ्टी हेलमेट है, ये सब तरीका अपनाया जाता है। फिर उसके बाद में आगे सेकंड क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ हैज़र्ड रिकग्निशन इज़ टू, हैज़र्ड रिकग्निशन को पहचानने का मकसद क्या है, इज़ टू कंट्रोल हैज़र्ड। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, कंट्रोल हैज़र्ड्स, यानी हैज़र्ड को कंट्रोल करना, बिफोर दे कैन कॉज एन इंसिडेंट, इससे पहले कि वो इंसिडेंट हो जाएं या इंसिडेंट हो जाए। तो सवाल है कि क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ ए हैज़र्ड रिकग्निशन इज़ टू कंट्रोल हैज़र्ड्स बिफोर दे कैन कॉज एन इंसिडेंट। द सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, ए, अब खाली जगह है, यानी सेफ्टी हैज़र्ड, आ सेफ्टी हैज़र्ड इज़ एनीथिंग दैट कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर सेफ्टी, कि सेफ्टी हैज़र्ड कोई भी चीज़ है जो आपके सेफ्टी पर नुकसान पहुंचा सकती है, यानी सख्त या गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए अगर आप सेफ्टी हैज़र्ड की डिफिनेशन याद किए हुए हैं, उसकी तारीफ याद किए हुए हैं, तो आप बआसानी इसको फिल कर सकते हैं। आ सेफ्टी हैज़र्ड इज़ एनीथिंग दैट कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर सेफ्टी। और फोर्थ क्वेश्चन है, इक्विपमेंट नॉइज, इम्पैक्ट नॉइज एंड वाइब्रेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, हेल्थ हैज़र्ड, यानी इक्विपमेंट नॉइज, इम्पैक्ट नॉइज एंड वाइब्रेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ हैज़र्ड्स। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, a JSI, Joint Site Inspection, is a work permit process that help identify, control, eliminate or minimize any hazard before work can begin and then ensure that the area is safe when the work is complete. So यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, a JSI वर्क इज़ a वर्क, यानी जॉइंट साइट इंस्पेक्शन ही एक वो काम है वर्क परमिट प्रोसेस में, दैट हेल्प्स, जो आपको की मदद करता है, किसको, यानी हैज़र्ड को पहचानने में, उसको ख़त्म करने में, उसको मिनिमाइज़ यानी कम करने में, वर्क स्टार्ट होने से पहले, एंड देन इंश्योर, और फिर GSI ही यानी वो एक सिस्टम है, और फिर इंश्योर करता है कि द एरिया इज़ सेफ, कि अब ये एकदम पक्का बता देता है कि एरिया इज़ सेफ है, एंड वर्क इज़ कंप्लीट, व्हेन द वर्क इज़ कंप्लीट, जब वर्क कंप्लीट होता है, तो GSI ही के दौरान ये पता लगाया जा सकता है। द सिक्स क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द मेन सेफ्टी प्रोसेसेस सऊदी अरामको यूजेस टू आइडेंटिफाई हैज़र्ड्स अर्ली टू अवॉइड इंसिडेंट्स। अब देखो यहाँ पर यानी कह रहा है कि सिलेक्ट द मेन सेफ्टी प्रोसेसेस सऊदी अरामको यूजेस टू आइडेंटिफाई हैज़र्ड अर्ली टू अवॉइड इंसिडेंट, यानी आपको चूज़ करना है मेन सेफ्टी प्रोसेसेस जिसे सऊदी अरामको अपनाता है हैज़र्ड को पता लगाने में, पहचानने में, अर्ली टू अवॉइड इंसिडेंट के होने से पहले। तो क्या चीज़ें हैं जिसे मैंने पहले बताया था, वो क्या है, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, SOC, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, JSI, वर्क परमिट सिस्टम, WPS, हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट, HAC, ऑल अबव द आंसर, सारे के सारे वर्क परमिट प्रोसेसेस में आते हैं। तो सवाल है कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आता है, द सिलेक्ट द मेन सेफ्टी प्रोसेसेस सऊदी अरामको यूजेज, यानी मेन सेफ्टी प्रोसेसेस आपको इसमें से सिलेक्ट करना है जो सऊदी अरामको इस्तेमाल करता है हैज़र्ड को पता लगाने के लिए। तो हैज़र्ड को पता लगाने के लिए क्या है, 5 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताया है। तो अगर आप याद किए हुए हैं तो आप आसानी समझ सकते हैं कि यानी एक तो सेफ्टी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, JSA है, JSI है, WPS है, HAC है। तो ये 5 चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ही चीज़ मेंशन किया है। तो हम जवाब लगाएंगे क्या, ऑल आंसर से, यानी सारे आंसर इसमें सही हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वर्क परमिट को हैज़र्ड को पता लगाना और हैज़र्ड की किस्में कितनी हैं
और हैज़र्ड को कंट्रोल करना, ये दूसरा पार्ट है। इंशाल्लाह हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरामको में कॉमन कॉज हैज़र्ड की क्या वजह है, कॉमन कॉज यानी आम वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से सऊदी अरामको में होते हैं, और कौन कौन सी जगह हैं सऊदी अरामको की जहां पर होते हैं। थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करना और इसी तरह से बेल आइकन को बजाना मत भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।